बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नॉवल इश्क दीबाजी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 22वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। आप लोगों को बहुत सारी आवाज़ें आएंगी बैकग्राउंड से, तो उनको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं भी इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। मुनज़्ज़ा की बेहोशी तवील हो रही थी। गो के चंद एक खराशों और माथे पर चोट के अलावा बड़े हादसे से बच गई थी, लेकिन उनकी गिरती सेहत के तोफ़ैल बेहोशी तशवीशनाक बन रही थी। डॉक्टर होश में लाने के जतन कर रहे थे। बेंच पर बैठा ईशान जहाँ भी फ़िक्रमंद था। खातून कौन थी और कहाँ से आई थी वो लाइल्म था। अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर वो पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा था जब खातून की दो रंजी पर सरसरी निगाह पड़ी तो वो अजीब सा एहसास में घिर गया था। शक्लो हुलिये से अमीरी नहीं छलक रही थी तो कहीं से बेकारन भी नहीं लग रही थी, लेकिन यूँ सरे राह आंसू बहाते देखकर उसे बहुत अजीब लगा था। अभी वो उनके रोने के असबाब के बारे में ही सोच रहा था कि पलक झपकते बाइक वाले की टक्कर से वो फुटपाथ से जा टकराई। लोगों की बेहिसी पर उसे जी भर के गुस्सा आया था। तभी वो उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले आया और अब उनकी बेहोशी एक मुअम्मा बन गई थी। लेकिन जल्द ही नवीद मिली कि वो होश में आ चुकी हैं। पुरसुकून सांस लेकर वो टेबल पर रखे मुनज़्ज़ा के पर्स की तरफ मुतवज्जे हुआ। पर्स से आती रिंग टोन पर वो एक लम्हे को शशो पंज में मुब्तला हुआ कि खोल कर देखे या ना देखे। यकीनन पर्स के अंदर मौजूद उनका सेल फ़ोन बज रहा था। उनकी फैमिली की परेशानी के ख्याल से उसने पर्स में से मोबाइल निकालने का इरादा कर ही लिया। फ़ोन निकालने तक कॉल मिस हो गई थी। नाम की जगह होम लिखा देखकर अंदाज़ा हो गया कि उनके घर वाले फ़िक्रमंद हैं। वो कॉल मिलाने ही लगा था जब एक बार फिर कॉल आने लगी। हेलो अम्मा, आप ठीक तो हैं? और कहाँ हैं आप? कब से कॉल कर रही हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? फ़िक्र हो रही है मुझे आपकी। कॉल पिक करते ही बेचैन और फ़िक्रमंद लहजा समाहत से टकराया। आपकी वालदा का एक्सीडेंट हो गया है। बेहोश हो गई थी लेकिन अब ठीक है। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक्सीडेंट? कहाँ, कैसे? अम्मा कहाँ हैं? उनका फ़ोन आपके पास कैसे? अजनबी आवाज़ पर मावरा याहिया बदहवास होकर एक साथ कहीं सवाल करके। उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। आपकी कॉल आने लगी तो रिसीव कर ली ताकि इतला दे सकूँ। वो नरमी से मालूमात दे रहा था। किस हॉस्पिटल में अम्मा? मैं आ रही हूँ उन्हें लेने। हॉस्पिटल का नाम सुनकर वो तेज़ी से कॉल काट गई। फ़ोन रखने के घर से ईशान जहाँ ने पर्स में हाथ डाला और बेख्तियारी में उसके हाथ रुमाल लग गया। जेवर और पैसे पर्स में ही गिर चुके थे और वो उनको अजीब नज़रों से देख रहा था। इन मोहतरमा के रोने की वजह यही जेवर और पैसे तो नहीं थे, वो सोच कर रह गया था। क्या हुआ? किससे हॉस्पिटल की बात कर रही थी? अम्मा ठीक तो हैं? अनुषा भी स्कूल से लौट आई थी। मावरा से उसे बताया था कि मुनज़्ज़ा जेवर बेचने के इरादे से निकले थे। मुनज़्ज़ा को निकले काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए वो बार बार कॉल कर रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। और जब हुई तो अजनबी मर्दाना आवाज़ ने जो न्यूज़ दी उसने मज़ीद बदहवास कर दिया था। अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, चादर ओढ़ो जल्दी, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। अजलत में अलमारी से अनुषा की चादर निकालकर उसकी तरफ उछालती वो अपनी चादर ओढ़ने लगी। कैसे एक्सीडेंट हुआ? चोट ज़्यादा लगी है क्या? अनुषा तेज़ी से चादर लेते धड़कते दिल से इस्तफसार कर रही थी। तफसील का पता नहीं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? बीमार माँ पहले ही मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थे, ऐसे में उनका एक्सीडेंट। मावरा याहिया को शिद्दत से रोना आ रहा था लेकिन वो ज़ब्त की आवाज़ सलामत रखे अपना पर्स चेक करती अनुषा से इस्तफसार कर रही थी। हाँ, आज ही सैलरी मिली है, मैं पर्स लेकर आती हूँ। ये लो। अनुषा पर्स से लिफाफा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा गई। अपने पास ही रखो, ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेना। वो तेज़ी से ताला लगाती गोया हुई। दोनों तेज़ी से घर से निकलकर स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी। अल्लाह खैर करे, मेरा दिल हौल रहा है। कैसी आजमाइश है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारी प्यारी अम्मा। रिक्शे में बैठते अनुषा का दिल इतना गुदाज हुआ कि आंसू बहाने लगी। ये जानकर कि मुनज़्ज़ा शादी के लिए जेवर बेचने गई थी और हादसा हो गया, उसे अपनी ज़ात मजरूम कर लगने लगी। पहले वक्त पर कमेटी न मिलने की टेंशन, कमेटी मिली तो पैसों की चोरी का दुख, अब जेवर बेचने निकली तो एक्सीडेंट हो गया। उसे रह रह के माँ की बेबसी पे रोना आ रहा था। परेशान ना हो, बेहतरी की दुआ करो, अल्लाह रहम करने वाला है। आंसू चादर में जज्ब करते मावरा याहिया का लहजा गुलोगीर हुआ। अनुषा मुनज़्ज़ा की बीमारी से अभी तक लाइल्म थी। अगर जो बाखबर हो जाती तो जाने क्या होता। वो बहुत छोटे दिल की मालिक थी। तभी मुनज़्ज़ा ने उससे छुपाए रखने की तलकीन की थी। दोनों माँ की खैरियत के लिए दुआ गो थे और रास्ता तवील होता जा रहा था। शनाया, बेटा किचन में जाके ज़रा जीना या सुगरा को इतला दे दो कि शहर से शाह के मेहमान आए हैं, जल्दी से कुछ एहतमाम करके गेस्ट रूम में भिजवा दे। जमर्द बेगम नमाज के लिए कमरे में जा रही थी। जाते हुए उन्होंने शनाया चौधरी को जिम्मेदारी सौंप दी। वो भी कमरे की एक एक चीज़ को हिफ्ज करके बोर हो चुकी थी। बोरिया से बचने को लाउंज में आई तो जमर्द बेगम का पैगाम सुनकर उसका ज़हन काम करने लगा। जी दी जान, अभी कह आती हूँ। सादतमंदी काबिले दीद थी। जीती रहो, बाद में मेरे कमरे में आ जाना, बातें करेंगे। हवेली में सभी उसके नकचड़े अंदाज से वाकिफ़ थे। तभी जमर्द बेगम नरमी से कमरे में आने का कहकर चली गई थी। वो भी पैगाम की तरसील के लिए किचन की जानिब चल दी। कुछ चाहिए था बीबी जी? जीना उसे देखकर अलर्ट हुई। सबको ही उसकी डांट फटकार से डर लगता था। नाजुक मिजाजी के बायस हर कोई उसे मोहतात ही रहता था कि वो लिहाज किए बिना इज्जत का जनाजा निकाल देती थी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मदद करने आई हूँ। शहर से तुम्हारे शाह साहब के गेस्ट आए हुए हैं। दीजान ने उनकी खातिर मदारत के लिए कहा है। जीना तो उसकी मदद की बात सुनकर ही हैरान हो गई। गेस्ट का सुनकर तेज़ी से डीप फ्रीज़र से फ़िश के पैकेट निकाल लिया और फिर मटन की तलाश में लग गई। ये क्या, स्मेल से ही वॉमिटिंग हो जाएगी मुझे, नागवारी का इजहार करके वो दुपट्टा नाक पर रख गई। बीबी जी, फ़िश है और ये मटन। जीना हैरानगी से उसके अंदाज मुलाहिजा कर रही थी। रखो वापस इन्हें और चिकन निकाल कर लाओ। दुपट्टे को गले में डालकर पीछे से गिरा लगाती वो मुस्तैद खड़ी हो गई। लेकिन जीना तजब्जुब का शिकार नज़र आ रही थी, लेकिन वो मालकिन थी और अब तो हवेली की बहू भी बन गई थी, सो उसकी बात से इनहराफ नामुमकिन था। एक चूल्हे पे पास्ता बॉयल करने के लिए रखो, दूसरे में ये रखो और ये फ्राई करो, साथ ही अंडे बॉयल कर लो। और किचन कैबिनेट से अपनी चीज़ें निकालकर शेल्फ पे रखने लगी। गो कि ये नुकसान का सौदा था, लेकिन उसे मुकाबले में नुकसान भी मंजूर था। जीना परेशान से उसके हुक्म की तामील करते चिकन अलग करने लगी। शनाया चौधरी सब्जियों की कटिंग करके चिली सॉस और सोया सॉस निकाल रही थी। जीना तो आने वाले लम्हे का सोचकर परेशान थी। उफ, थक गई मैं। ये सब देकर आने के बाद ज़रा लीमू पानी बना दो मेरे लिए। चक्कर आने लगे। खड़े खड़े वो बेदम सी होकर कुर्सी पर बैठ गई तो जीना सर हिलाती ट्रॉली घसीटती बाहर निकल गई ताकि किसी मर्द मुलाजिम के हवाले ट्रॉली कर सके। हवेली की औरतों की तरह हवेली की मुलाजमाओं को भी गैर मर्दों के सामने आने की इजाज़त नहीं थी, जिस पर मुलाजमाएँ पुरसुकून रहती थी कि हवेली वाले मुलाजमाओं की इज्जत को भी अहमियत देते थे। वो बिल पे करके आया तो मुनज़्ज़ा लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। आंटी, आप आराम करती ना, मुझे आपकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही। ईशान जहाँ ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। पैरों पर खराशी आई थी जबकि माथे पर बैंडेज बंधी हुई थी, लेकिन मुनज़्ज़ा घर जाने पर बाज़िद थी। बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, मैं ठीक हूँ। होश में आने के बाद से मुनज़्ज़ा उसे काफ़ी देर से हॉस्पिटल में देख रही थी। नर्स की ज़बानी खबर हुई कि वहीं उन्हें हॉस्पिटल लाया। एक्सीडेंट के मनाजिर उन्हें याद थे। ईशान जहाँ की मेहरबानी पर वो उसकी शुक्रगुजार थी। जाने क्यों उसका चेहरा उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। वो मेरा पर्स दफतन उन्हें ध्यान आया तो फिक्रमंदी से अपने बाजू को देखने लगी। जी, ये रहा। ईशान जहाँ ने पर्स उनके सामने किया तो उनके चेहरे पे फैलते सुकून को वो कोई नाम ना दे सका। बहुत शुक्रिया बेटा, वो ममनून हुई। सरस से उन्होंने पर्स चेक किया। पैसों और जेवर की मौजूदगी पर मुतमईन होकर वो फिर उठने की कोशिश करने लगी। आपकी बेटी आती ही होगी, उसकी कॉल आ रही थी तो मैंने बता दिया। इंतज़ार कर लें थोड़ा। नहीं बताना था, परेशान हो गई होंगी दोनों। मुनज़्ज़ा अफसुर्दगी से ज़ेरे लब गोया हुई। हालत के पेश नज़र वो उठने के काबिल भी नहीं थी। डॉक्टर ड्रिप लगा रहे थे लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया था। मज़ीद कहीं घंटे हॉस्पिटल में रहकर बिल नहीं बढ़ा सकती थी। उनकी बुड़बड़ाहट पर उनके चेहरे से होती नज़र सामने उठी थी। दो लड़कियां सामने से चली आ रही थी। जाने क्यों उसे नज़रों का धोखा लगा, लेकिन जब शक्लें वाज़ेह होना शुरू हुई तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। मावरा या इस सुजाबिया अंदाज में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक नज़र बेहाल बैठी मुनज़्ज़ा पर डालकर एकदम खड़ा हुआ। अम्मा, आप ठीक तो हैं? ज़्यादा तो नहीं लगी? दोनों इर्द गिर्द से गाफिल माँ की तरफ मतवज्जो होकर उन्हें थाम गई। अनुषा तो अम्मा के साथ बेंच पर ही बैठ गई थी, जबकि मावरा अब भी फिक्रमंद सी खड़ी थी। उन्हें हशाश बशाश देखकर दोनों की जान में जान आई। ईशान जहाँ कदरे अलग होकर भीड़ का हिस्सा लग रहा था। मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी चोटें हैं। तुम लोगों को घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी? मैं आ जाती ना घर। दिलासा देकर इस हालत में भी वो बेटियों के लिए मुतफक्किर थी। उनके सवाल नज़रअंदाज करके अनुषा मुनज़्ज़ा के हाथ सहलाने लगी। मेरी ही गलती थी कि बाइक के सामने आ गई, लेकिन इस बच्चे ने मदद की और हॉस्पिटल ले आया। मुनज़्ज़ा ने कहते ही हाथों से इशारा किया तो अनुषा की नज़रें भी वेल ड्रेस्ड बंदे की तरफ उठी। थैंक यू सो मच सर। अनुषा शुक्रगुजार थी। मावरा की पीठ उस तरफ थी। उसने गर्दन मोड़कर बंदे को देखना चाहा और ईशान जहाँ को सामने देखकर वो चौंक गई। आपने हॉस्पिटल पहुंचाया या आपने ही एक्सीडेंट किया? वो तल्खी से इस्तफसार करने लगे। अनुषा ने चौंक कर उसके बिगड़े नकुश देखे। उसको यूं भड़कने की वजह समझ नहीं आई। मुनज़्ज़ा भी तहीर में मुब्तला हुई। एक अजनबी से इस तरह बात कर रही थी। अपनी वालदा से पूछ ले, मेरी बातों पर तो आपने वैसे भी एतबार न करने की कसम खा रखी है। दो कदम आगे होकर वो हौले से मुस्कुराया। और इससे बताया तो है, मैं बाइक के आगे आ गई थी। मुनज़्ज़ा बेटी को फरमाइशी नज़रों से देख कर रह गई। अनुषा ने नज़रों ही नज़रों में चुप रहने का इशारा किया, जबकि वो माँ के साथ होने वाले हादसे का जिम्मेदार उसे गर्दान रही थी। अनुषा, तुम मम्मा के पास रहो, मैं बिल भर के आती हूँ। उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करके वो अनुषा से मुखातिब होकर आगे बढ़ने लगी। बिल पेड है, दवाएं आंटी के पर्स में रख दी है मैंने, टाइम पर दे दीजिएगा। उसकी आवाज़ पर उसके बढ़ते कदम थम गए। बिल आपने क्यों भरा? कितना बिल है? नागवारी से कहकर वो पर्स टटोलने लगी। खबर नहीं थी कि आप बिल भरेंगी आकर, वरना ये गुस्ताखी ना करता। वो मुस्कुरा रहा था और मावरा बल खा के रह गई। पैसे तो तुम्हें लेने पड़ेंगे बेटा, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। मुनज़्ज़ा को भी ख्याल आया। जज्बा हमदर्दी की क्या कीमत होती है आंटी? अगर आपकी नज़र में इस बेलौस जज्बे की कोई कीमत है तो दे दें। वो उन्हें लाजवाब कर गया, लेकिन मावरा याहिया का खून खौलने लगा था।
हर जगह धन दौलत की नुमाइश अच्छी नहीं होती। ये कुछ पैसे अगर कम हो तो बता दे। उसने 1000 के 2 नोट निकालकर उसकी सिमत बढ़ाए, जबकि उसके अंदाज की तलखी और गुस्से को अनुषा के साथ मुनज़्ज़ा ने भी महसूस किया था। आंटी, आप खासी समझदार हैं, इन्हें समझाइए और आइए, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। मुनज़्ज़ा को सालिस बनाकर वो ऑफ़र कर गया तो मावरा के सर से लगी और पैरों तले बुझी। मिस्टर ईशान जहाँ, मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि हमदर्दी का रिश्ता कहीं और कायम करें। हीरो बनने की नाकाम अदाकारी कहीं और कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। वो इस कड़वे लहजे में बोली कि अनुषा उसके मुंह से नाम सुनकर शॉक्ड रह गई। मुनज़्ज़ा का चकराता ज़हन भी काम करने लगा। ये तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? मुनज़्ज़ा ने हैरत से सवाल किया। मावरा लब भींचे खड़ी रही। उसी के सबब तो वो तालीम को खैर बात कहकर पाबंद सलासुल हो गई थी और वो मसीहा सामने खड़ा था, उसे बेहद कोफत हो रही थी। जी आंटी, मावरा मेरी क्लास फेलो है, मुझे ईशान जहाँ कहते हैं। वो यूँ दोस्ताना अंदाज में तारुफ करवा रहा था जैसे बहुत उलझे मरासिम रहे हों। अनुषा तो हैरानी से बारी बारी दोनों के चेहरे देखने लगी। मुनज़्ज़ा लड़खड़ाकर बेंच पर बैठ गई। ईशान जहाँ, चौधरी जहांगीर का बेटा। वो हैरत से उसकी शक्ल देख रही थी। अब समझ आया कि ये चेहरा क्यों आशना लग रहा था। निकाह में शिरकत ना करने का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन सखर में अजीज़ की डेथ हो गई तो जाना पड़ा। शाजिर शमून के चंद बेतकल्लुफ़ दोस्त आए हुए थे। अब तुम्हारे अफसोस पर मैं दोबारा निकाह तो नहीं पढ़वा सकता, शाजिर शमून ने बेतकल्फ़ी से कहा। पढ़वा ले, कम अज़ कम तेरे निकाह की बिरयानी न खाने का अफसोस तो कम होगा। दूसरे ने अफसुर्दगी से कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। आ जाओ, तुम लोगों का गिला दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। मुलाजिम कुछ दूर मेज़ पर लवाजमात सजाकर उसे इशारा कर गया था, तो शाजिर शमून ने उन्हें मेज़ की तरफ चलने का इशारा किया तो वो सब उठकर मेज़ तक आ गए। भूख तो बड़ी ज़ोरों की लग रही है। कुक्कड़ शुक्कड़ सज्जी दघिया बनवा ले हमेशा की तरह। तीसरे ने नदीदेपन से डिशेस के कवर हटाकर देखना शुरू कर दिया। ये किसी की सदमे से चूर आवाज़ निकली। उनकी हैरत देखकर शाजिर शमून ने चौंक कर डिशेस की शक्ल देखी। चिकन, वेजिटेबल पास्ता, मंचूरियन, वेजिटेबल सैंडविचेस और बॉयल अंडे पर छिड़की हुई काली मिर्च देखकर उसे अपनी आंखों पर खुद भी यकीन नहीं आया। तीतर बटेर खाने वाले अब बॉयल अंडे खाएंगे? किसी ने दिलसोज लहजे में दुहाई दी। हम अरसा से शहर में रह रहे हैं, लेकिन हम पर शहरी रंग ना चढ़ा। तू शहरी भाभी लाते ही रंग बदल गया। ड्रामाई अंदाज में किसी ने शर्म दिलाई और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तीसरे ने मेन्यू से बददिल होकर कोल्ड ड्रिंक उठाई ही थी, मगर अगले ही लम्हे कुली करने को दिल चाहा। ए भाई, निकाह में गिफ्ट न लाने का बदला अब तो हमें डाइट कोक पिला कर लेगा। बुरा सा मुँह बनाकर बोतल एक तरफ रख दी। शाजिर शमून को दोस्तों के सामने शर्मिंदगी का सामना था। ये कारस्तानी किसकी है वो समझ चुका था। लब भींच गया था। शहर तो था नहीं जो ऑर्डर पे होम डिलीवरी हो जाती। मज़ीद इंतज़ार करके तवाज़ो का एक और मौका देने का मूड किसी का नहीं था। वो सब बेदिली से जाने लगे। हवेली में शायद ये पहला मौका था जो मेहमान बिना खाए पिए चले गए थे, वो भी शहर से आए मेहमान। उसका चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया था। सर, चौधरी जहांगीर सिगरेट उंगलियों में दबाए किसी केस की फाइल स्टडी कर रहे थे। तभी एक सिपाही आकर सल्यूट मारकर मुखातिब हुआ। बोलो खैरदीन, मसरूफ़ अंदाज में इशारा किया। सर, आपने जिस लड़की की हिस्ट्री निकालने को कहा था उसके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है। गुड, क्या रिपोर्ट है? अंदाज हनूज मसरूफ़ था। सर, मावरा और उसकी एक बहन है, भाई कोई नहीं। बाप का इंतकाल बरसों पहले हो चुका है। माँ बरसों पहले अंदरून सिंध से आकर यहाँ आबाद हुई थी और 2 बेटियों के साथ रहती है। माँ सिलाई कढ़ाई का काम करती है, बड़ी स्कूल में पढ़ाती है। घर में किसी मर्द का दाखला नहीं है, पड़ोसी ने बहन बनाया हुआ है, वही अच्छे बुरे वक्त में काम आता है। बाकी माँ बेटी बहुत शरीफ है और लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी है। सारी मालूमात सुनते चौधरी जहांगीर फाइल छोड़कर कुर्सी के पुश से लग गए। किसी पहुंच वाले बंदे से कोई राब्ता वगैरह? चेयर हिलाते सवाल किया। नहीं सर, लड़कियों की माँ बहुत सख्तगीर है, मर्दों से दूर का भी वास्ता नहीं है उनका। सिपाही मुअद्दिब खड़ा था। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। कई लम्हे सोचने के बाद उसे जाने की इजाज़त दी तो सिपाही मुअद्दिब होकर चला गया। मावरा याहिया को देखकर उन्हें जो शक हुआ था उसकी तसल्ली के लिए उन्होंने मालूमात निकलवाई थी, लेकिन सारी बातों में कोई भी काबिल गिरफ्त पहलू ना था। मजबूर औरतें मेहनत करके इज्जत से पेट पाल रही थी। मावरा याहिया को भूलकर वो किसी और ही सिम सोचने लगे थे। मुर्दे ज़िंदा कब होते हैं? जो खबर होती कि तुम ज़िंदा हो तो पाताल से भी ढूंढ निकालता मैं। आंखें सुलगने लगी थी। फाइल बंद करके उन्होंने दूर फेंक दी थी। दी जान, वो तने हुए चेहरे के साथ जुमर्द बेगम के कमरे में दस्तक देकर हाजिर हुआ। हाँ पुत्र बोल। जुमर्द बेगम मतवज्जे हुई, लेकिन उसकी खूनख्वार नज़रें उनके पहलू में बेतकल्फ़ी से बैठी शनाया चौधरी पर थी। वो भी उसे देखकर अलर्ट हो गई थी। अंदाज़ा तो था जो कारनामा अंजाम दिया उस पर मर्द भीड़ तो होगी, लेकिन इतनी जल्दी ही उसे भी अंदाज़ा नहीं था। आपसे मेहमानों के लिए खाना तैयार करवाने का कह कर गया था। हाँ पुत्र, शनाया के हाथ जीना को पैगाम भिजवाया था। क्या जीना ने अब तक चीज़ें तैयार नहीं की? क्योंकि जुमर्द बेगम की ताज़ीम में वो बहुत ज़ब्त कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से छलकते गुस्से को देखते जुमर्द बेगम शनाया पर भी नज़र डाल रही गई।
दीजान, मैंने जीना को पैगाम दे दिया था, बल्कि उसकी हेल्प भी की थी। मशकूक नज़रों के जवाब में मासूम सी शक्ल बनाकर उन्हें मुतासिर करने की कोशिश की गई थी। क्या पैगाम दिया था आपने जीना को? उसका बहुत सर्द लहजा था। यही जो दीजान ने कहा, शहर से आपके मेहमान आए हुए हैं। मासूमियत की इंतहा पर थी वो, मनो अन दोहरा दिया। गालबन आपने इसीलिए मदद की कि इन खराफात को डिशेस का नाम दे सके। वो दबे लहजे में गराया। बात क्या हुई है पुत्र? जुमर्द बेगम को उसके बिगड़े तेवर की समझ नहीं आ रही थी। दीजान, जीना को अच्छी तरह पता है कि किस मेहमान के लिए क्या बनाना है, लेकिन आपकी पोती ने अपना सारा दिमाग ज़ाया करके मेहमानों के सामने मेरी खूब बेइज्जती करवाई। बॉयल अंडे, मंचूरियन, वेजिटेबल पास्ता खाने के नाम पर ये चौंचले आप शहरी लोग करते होंगे। चौधरी घराने में जब तक तेज़ मिर्च मिसाले में मुर्ग, मटन, निहारी पाए न पके, पता ही नहीं चलता कि मेहमान की खातिर हुई है। मर्द बेगम को बताने के बाद उसकी तोपों का रुख शनाया चौधरी की तरफ था। चबा चबा कर बोलता, उसका हर लफ्ज़ खुशी दे रहा था। इसी झुंझलाहट को एंजॉय करने को तो उसने इतनी मेहनत की थी। जुमर्द बेगम हैरत ज़दा थी। की किता पुत्र, दीजान, शहरी मेहमान सुनकर मुझे लगा कि मॉडर्न लोग हैं, इसलिए मैंने वो सब बनवा दिया। वो इस मासूमियत से वजाहत दे गई कि जुमर्द बेगम उसकी हमायत पर उतर आए। चल गुस्सा ना कर, अभी 2 मिनट में कुकर में मुर्ग मटन पकवा देती हूँ। उन्होंने उसे बहलाना चाहा। बन भी जाए तो क्या फ़ायदा दीजान? वो लोग नाराज़ होकर चले गए। धीमे लहजे में कहा, बड़े ही नादीदे दोस्त हैं आपके। एक ज़रा मनपसंद खाना ना मिलने पर चले गए। रिज़्क़ की कदर ही कोई नहीं। वो आराम से बैठी ज़ख्मों पर नमक छिड़क गई तो शाजुर शमून का जी चाहा उसका रोस्ट बना दे। ये तो कल की आई बच्ची है, इसे क्या खबर कि हवेली के तौर तरीके क्या हैं। लेकिन जीना को तो ख्याल करना चाहिए था। पूछती हूँ उससे, लो भला बताओ, इतनी दूर से आए मेहमान खाए पिए बिना चले गए। जुमर्द बेगम अफसोस करती जीना की क्लास लेने के ख्याल से निकलने लगी तो दबे पाँव शनाया चौधरी भी उनके पीछे भागने लगी। लेकिन ऐसा कब मुमकिन था? वो बीच में खड़ा था। सामने से बच निकलने की कोशिश पर बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। हाय दीजान! इस जसारत पर चिल्लाकर उसने कमरे से निकलते जुमर्द बेगम को पुकारना चाहा, मगर शाजुर शमून का मजबूत हाथ उसका मुँह बंद कर गया। क्या बदतमीज़ी है ये? झुंझलाकर मुझसे उसका हाथ हटाया। जुमर्द बेगम जा चुकी थी, अब वो खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर सकता था। तो ये सब मुझे जलील करने की साजिश थी आपकी? भिंचे लफ्ज़ों में चिल्लाया। जी, और आपका रिएक्शन बता रहा है ये साजिश खासी कामयाब रही। खैर से वो मुँह बिगाड़ कर बोली और साथ ही बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर शाजुर शमून ने बाजू को झटकते मज़ाहमत नाकाम बना दी। जो मुकाबला करना है मेरे साथ करो, मुझसे जुड़े लोगों को तकलीफ़ ना दो। उसका अंदाज़ वार्न करने वाला हुआ। मुकाबले में सब जायज़ है। अगर दोस्तों को तकलीफ़ न पहुंचती तो आप इतना चिराग पा कैसे होते? इस्तज़ाइया मुस्कुराहट लबों पर दर आई। बड़ी बेइज्जती हुई शाजिर शमून की। दोस्त बिना खाए पिए बातें सुनाकर चले गए। क्या मज़े का सीन होगा? वो महजूज़ हो रही थी, हंस रही थी, जबकि उसे पतंगे लग गए हुए थे। इस तरह की हरकतों से दूर रहो। बड़ी खुशी से निकाह पढ़वा कर जोड़ा है खुद से, अब तो आपकी किसी भी मामले से दूर नहीं रह सकती। इस्तज़ाइया अंदाज में कहा। तो मुझे चैलेंज कर रही हो? वो सुलग उठा। चैलेंज तो पहले ही कर चुकी, अभी तो अपने बार पर खुश हो रही हूँ। आपको तिल मिलाते देखकर कहा था ना, इतना जिच कर दूंगी कि खुद शहर छोड़ने जाएंगे। उसने याद दिलाया। ओके, पहली जीत मुबारक हो। चलो देखते हैं अगली बाजी कौन जीतेगा। तुम जिच करती रहो, मैं भी देखता हूँ दाजान की मर्जी के बिना तुम कैसे यहाँ से जाती हो। बाजू पर दबाव सख्त हुआ तो वो झुंझला गई। ज़बान से बात करे, बाजू छोड़िए, दर्द हो रहा है। चेहरा सुर्ख होने लगा था। ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई, आई हूँ मुकाबला करने। वैसे सोच रहा हूँ दाजान को रुखसती के लिए राज़ी कर लूँ और अभी रुखसती ले लूँ। शहर जाना नसीब ही ना। वो एकदम दहल कर उसे देखने लगी, रंग फक होने लगा। निकाह को तो वो भूल ही गई थी। अगर जो वो ऐसा करवा लेता, जो करना है करें, मैं भी भाग जाऊंगी हवेली से। अपनी कमज़ोरी का जिक्र पसंद ना आया तो बिला सोचे समझे बात मुंह से निकल गई, और वो कितनी गलत बात कर गई थी ये शाजिर शमून के जारहाना तेवर ने अच्छी तरह समझा दिया था। हाथ उड़ते उड़ते रह गया था और जब्त की कोशिश में चेहरा सुर्ख हो गया तो बुफर कर उसका मुंह दबोच लिया। आज तो ये बात मुंह से निकाल दी, फिर कभी ये घटिया बात की या मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की तो टांगे तोड़कर हवेली के तह खाने में छोड़ाऊंगा। बाहर निकलने की हसरत लिए मर जाओगी। आंखें शोला उगलने लगी, लफ्ज़ बज़म कर रहे थे। जबड़ों और बाजू पर गिरफ्त नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गई थी। दर्द के मारे आंसू निकल आए थे। मेरी इज्जत हो और इज्जत बनकर रहो। शायद उसके आंसू और गुलाबी होते चेहरे पर तरस आ गया था। तभी एक गहरी नज़र डालकर बाजू छोड़कर धकेलता हुआ चला गया। वहशी जंगली। दुखते बाजू को दबाते हुए उसे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती रही थी। नरमीन बेतकल्फ़ी से सोफ़े पर बैठी टैब में मसरूफ़ थी। कानों में हैंड फ्री लगी हुई थी, जाने सॉन्ग सुन रही थी या किसी से वीडियो चैट कर रही थी। तभी फ्रेश सी साहबा दाखिल हुई। अच्छी सी कॉफ़ी और सैंडविचेज़ ले आओ, मुलाजिम को हदायत करती वो उसे सिमटा रही थी। तुम सोई नहीं, आराम कर लेती थोड़ा। बेटी को देखते फिक्रमंदी से कहा तो उसने कानों से हैंड फ्री उतारी।
अब तो शाम होने वाली है मॉम, इस वक्त कहाँ नींद आएगी, बेचारगी से कहा। मैंने तो अपनी नींद पूरी कर ली, गाँव का सफ़र और वहाँ रुकना, तौबा मेरे तो आसाब जवाब दे जाते हैं। साहिबा ने नागवारी का इजहार करके एलईडी ऑन किया। ओवरऑल निकाह की तकरीब अच्छी रही। नरमीन ने अपनी राय का इजहार किया। खाक अच्छी रही, मुझे तो ज़रा मज़ा नहीं आया। शनाया का हाल देखा था, जैसे मारे बांधे बैठी हो। बख्त भाई ने मरने जीने की कसम देकर तैयार किया होगा बेटी को, वरना कौन नहीं जानता कि शनाया को मेरी तरह कितनी चिड़िया गाँव और हवेली से। साहिबा तनक के नहराव करने के साथ तबसरा भी फरमा गई। हाँ ये तो है। नरमीन भी सर हिलाया। डॉक्टर हैं दोनों मियाँ बीवी, लेकिन जहालत न गई उनके अंदर से। जाने साहिबा को किस बात का गुस्सा था। छोड़िए, उनका मसला है, मुझे तो मज़ा आया। गांव की तकरीब के हिसाब से फंक्शन और अरेंजमेंट अच्छा किया था समहान ने। सब तारीफ़ कर रहे थे, वो मुतासिर नज़र आ रही थी। हाँ अच्छा था, लेकिन फंक्शन होता क्या और किस तरह होती है ये मैं तुम्हारी और ईशान की शादी में सबको दिखाऊंगी। देखना सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब 5 स्टार होटल में बेसमेंट वेडिंग प्लान से अरेंज करवाऊंगी। साहिबा जैसी खुद परस्त औरत को बस अपना हाथ ही ऊपर रखने की ख्वाहिश रहती थी। ईशान ने तो इंशरा के लिए मना करके दिल ही तोड़ दिया। इधर सना और इंशरा भी अपसेट है। देख लो, कई दिनों से आई नहीं, वरना तो यही नज़र आती थी। साहिबा दुखी हुई। ईशान की अपनी ख्वाहिश होगी, इंशरा और खाला को भी ये बात समझने की ज़रूरत है। आप क्यों ज़ोर दे रही हैं इंशरा के लिए, जब ईशान की मर्ज़ी नहीं। नरमीन ने समझाया। कहाँ ज़ोर दे रही हूँ, चुप करके बैठ गई कि ईशान की मर्ज़ी नहीं है तो क्या फ़ायदा ज़बरदस्ती करके। अब मैं दिया भाभी की तरह जाबिर दकियानुसी माँ तो हूँ नहीं जो अपने बच्चों को कुर्बानी का बकरा बना दूँ। साहिबा के एक एक अंदाज से नखवत झलक रही थी। उन्होंने शनाया को गांव में सड़ने के लिए शाह से रिश्ता जोड़ दिया। मैं तो अपने बच्चों के लिए अमेरिका यूरोप से रिश्ता लाऊंगी। तफाकुर ही तफाकुर था उनके लहजे में। मॉम, आई एम इन लव, नरमीन ने बेतकल्फ़ी से कहा। साहिबा के लब मुस्कुराए। उन्होंने बच्चों के साथ हमेशा हर तरह की बात की थी। कुछ घर का माहौल भी खुला डला था, शायद तभी वो बिला झिझक कह गई। कौन है, कहाँ रहता है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका। डोंट वरी, मुझे पसंद आ जाए बस। तुम्हारे डैड को तो चुटकी में मना लूँगी। वो इश्तियाक से सवाल करते नवीद दे गई। मुझे समहान अफंदी से शादी करनी है, मुझे वो हर हाल में चाहिए मॉम। अपनी पसंद बताकर नरमीन ज़िद्दी लहजे में इसरार करके। अंदाज़ ऐसा था जैसे समहान अफंदी जीता जागता इंसान ना हो, मनपसंद खिलौना हो जो उसके ज़िद करने पर साहिबा उसे दिला देगी। डैड को कैसे हैंडल करना है, ताजान को राज़ी करके ये सब कैसे मुमकिन बनाना है, ये सोचना आपका काम है। मुझे बस समहान अफंदी चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। गाँव की दकियानुसियत पे नाक मुँह चढ़ाने वाली साहिबा बेटी की फरमाइश पर हैरान रह गई थी। नरमीन बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। साहिबा अपनी जगह से उठकर बेसाख्ता उसके करीब आई और उसकी पेशानी पे हाथ रखकर तशवीश से देखने लगी कि कहीं बुखार सर पर तो नहीं चढ़ गया जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। कहाँ वो आज़ाद पंछी की तरह अकेली मुल्कों घूमती थी महज तफरी के नाम पर, और कहाँ अब उसकी ये ख्वाहिश। साहिबा जितना हैरान होती कम था। कम ऑन मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहिबा का हाथ झटकते वो किस कदर नागवारी से गोया हुई। जब ठीक हो तो ऐसी दिल दहला देने वाली बातें क्यों कर रही हो। साहिबा कुछ परेशान नजर आई। इसमें दिल दहला देने वाली बात कहाँ है मॉम। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी की पसंद कितनी मुनफरिद है। आपने शायद गौर से कभी समहान अफंदी को नहीं देखा। मैंने भी पहली बार गौर से देखा तो देखती ही रह गई। ही इज़ मास्टरपीस ऑफ दिस वर्ल्ड। नरमीन की परवरिश और तबीयत इन खतूत पर हुई थी कि वो बेबाकी की से अपनी पसंद नापसंद माँ पर जाहिर कर देती थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि समहान अफंदी बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे। आई मीन तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वहाँ का लाइफस्टाइल और लोग, तुम कैसे रह पाओगी। साहिबा की हैरत और परेशानी दीदनी थी। मैंने कब कहा कि मैं गांव में रहने जा रही हूँ। नरमीन उल्टा ताज्जुब का इजहार करके। तुमने ही कहा ना समहान से शादी करोगी। साहिबा अलग हैरान थी। हाँ तो इससे ये मतलब कहाँ निकलता है कि शादी के बाद मैं हवेली में जाके रहने लगूंगी। डैड भी तो सालों पहले इस शहर में आपके लिए आबसे थे। शादी के बाद समहान को यहाँ हमारे घर आकर रहना होगा, लेकिन है थोड़ा सेल्फ मेड बंदा, शायद ना माने। इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि इसी सोसाइटी में हम अलग घर में रहें। नरमीन अपनी तरफ से सब तय कर चुकी थी। मुझे नहीं लगता समहान ऐसा कुछ करेगा। उसे गांव से इंसियत है, बचपन से वहीं पला बढ़ा है। तुम्हारे डैड को तो गांव से कोई लगाव नहीं, तभी शहर में बसेरा है, वरना तो शायद हम भी वहीं रहते। वो आप मुझ पे छोड़ दें। समहान को कैसे राज़ी करना है ये मेरा मसला है। आप पहले ये डैड को बताइए ताकि वो दाजान से बात करें। ये ना हो समहान को कोई और ले उड़े। अचानक लहजे में कड़वाहट आ गई थी। तुमने तो मुश्किल में डाल दिया। जाने जहांगीर कैसा रिएक्ट करे कि वो खुद कब वहाँ जाना पसंद करते हैं, और अब तुमने बैठे बिठाई ये फरमाइश कर दी। समझो समहान हो गया तुम्हारा, लेकिन दूसरा कौन ले उड़ेगा समहान को। साहिबा बेटी के खदशात पर सवाल कर गई। और कौन हो सकता है इशाल के अलावा। उसने नखवत से सर झटका। मतलब तुमने कुछ महसूस किया। साहिबा के कान खड़े हुए।
हाँ, दरअसल वो हर घड़ी सम्हान के आसपास ही नज़र आई थी। बस मॉम मुझे सम्हान अफंदी चाहिए। एक इयररिंग छूने पर उसकी जान निकल गई थी। जब सम्हान अफंदी उससे छीन लूँगी तब देखूँगी कैसे जल के भस्म होती है। नरमीन नफ़रत व तकब्बुर से बोली, अगर इशाल दरमियान में है तो समझो ये मामला अब मेरी ज़िंदगी के लिए भी अहम बन गया है। उस 2 टके की लड़की की ये औकात कि वो मेरी बेटी की बराबरी करे। अब तो तुम फ़िक्र ही ना करो। जहांगीर को मनाना तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। इशाल को जीतने दो। कम अज़ कम ये मेरे जीते जी तो हो नहीं सकता। सहबा के लहजे में नरमीन से ज़्यादा कदरत तो नफ़रत थी। नरमीन मुतमईन थी, जानती थी सहबा ने कह दिया तो करके ही दम लेगी। मुझे पूरी उम्मीद है अगर 4-6 माह में हवेली में रही तो मेरी मौत बाकी हो जाएगी। तुम सब किस तरह रहती हो यहाँ? कॉलेज यूनी से आकर वो सब लंच से फारिग होकर हॉल में आ बैठी थी। वो सब लंच के बाद उसी तरह मिल बैठती थी। सबकी माएँ भी आ जाती थी और यूँ दिन भर की बातें एक दूसरे से करते थे। इशाल डाइजेस्ट पढ़ने में मगन थी। पुरशिकन कपड़ों और उलझे बालों वाली शनाया दुहाई देती आई तो सब उसकी तरफ मतवज्जे हो गए। इशाल ने भी नज़र उठाकर देखा और फिर से नज़रें डाइजेस्ट पे मरकूज़ कर ली। इतनी नाजुक जान होती तो अचानक निकाह पर ही कोमा में चली जाती या कम अज़ कम हार्ट अटैक ही हो जाता, लेकिन ना जी, हो तुम भी सख्त जान, ऐसे नहीं मरने वाली। शाज़बा ने मजाक उड़ाया तो वो मुंह बसोर कर रह गए। मरे इसके दुश्मन, कैसी बातें कर रही हो? निदा ने घर का, जल्दी से अपने अल्फाज वापस लें आपी। वीरे को खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया तो शना आपी का दुश्मन अव्वल वीरे शाह से बढ़ के कौन है? सुना है कल ही उन्होंने वीरे के शहरी मेहमान भगा दिए अंग्रेज़ी तवाज़ों से, और वीरे बहुत खफा भी हुए। जरिश मस्जिद से गोया हुई तो शनाया का मुंह गुज़श्ता वाक़या याद करके ना सिर्फ कड़वा हो गया बल्कि जबड़े भी दुखने लगे। उसके वहशियाना सलूक के बाद तो हवेली में एक मिनट भी रहने की रवादार ना थी, लेकिन उसके नारवा सलूक को मंजर आम पर लाकर यहाँ से निकलती भी तो कैसे? अव्वल तो कोई मानता ही नहीं, और जो मान लेता तो शाज़ी शमून से पूछता नहीं कि इस हरकत की वजह क्या है। फिर तो उसी के पोल खुलना थे। दिया से दूरी और वापस आने की बात तो हुई, लेकिन वो कुछ बताए बिना जिद करती रही कि कुछ भी करके उसे जल्दी लेने आए या बुलवाने का कोई जरिया करें। उसके रोने से दिया एकदम परेशान हो गई थी। दिलासा भी दिया कि जल्दी कुछ करती हैं, लेकिन उसे खबर थी जब चौधरी वक्त से जिक्र करेंगे तो उसकी बचकाना हरकत जानकर वो कुछ दिन बाद का ही मशवरा देंगे कि दाजान को नाराज़ नहीं कर सकते थे। गैबी अमदाद मिलने की उम्मीद तो कम ही थी। जो करना था उसे ही करना था, लेकिन पहले तो अव्वल दर्जे की बोरियत का हल निकालना था। सुबह तो लड़कियां अपने अपने कॉलेज यूनी चली गई थी और पीछे वो तालीम से महरूम बच्ची की तरह उनके हाथ में किताबें फ़ाइल को हसरत से तकने लगी। फ़ायज़ा और फरियाल ने उनकी गैर मौजूदगी में मकदूर भर कंपनी देने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी बड़ी हवेली के इतने सारे काम उनके मुंतज़िर थे। ज़ुमर्द बेगम भी इशराक और चाश्त की नमाज में मसरूफ़ हुई तो वो ऑनलाइन ख़ुद को मसरूफ़ करने की कोशिश करने लगी, लेकिन हवेली से दिल इतना बेजार था कि स्टेटस छोड़कर वो भागने के तरीके सोचने लगी। जाने कब आंख लग गई और अभी खुली तो वो उन सबको देखकर बेसाख्ता दुहाई देने लगी। हैं, कल क्या हुआ था मुझे भी बताओ। यमुना ने दिलचस्पी ली तो जरीश उसे कल का माजरा सुनाने लगी। वो बुरा समूह बनाकर इस जिक्र से जान छुड़ाना चाह रही थी जैसे कल से शाजिर शमून को देखकर यूँ रास्ता बदल रही थी जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई हो। नई जगह, नए लोग, माहौल में दिल लगने में वक्त लगता है। देख लेना एक दिन आएगा जब तुम हवेली से एक पल भी दूर नहीं रह सकोगी। अल्लाह वो दिन ना लाए। निदा के समझाने पर वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई। आप कितनी बेजार हैं, ये तो आपके हुलिये से ही ज़ाहिर है। ये ना हो वीरे आपकी बेजारी भांपकर मज़ीद रोक लेने का सामान कर ले। जरिश ने बज़ाहिर मजाक में बात की थी, लेकिन उसके दिल को लगी। उसे तो जिच करना था, उल्टा वो जिच नज़र आ रही थी और वाकई कुछ बैद ना था। जिद में आकर वो कोई सख्त फैसला कर लेता। वैसे भी रुखसती की धमकी दे चुका था। बोरियत तो वाकई मुझे भी हो रही है। इतने दिन निकाह की तैयारी और एक्साइटमेंट रही कि अब एकदम से सन्नाटा महसूस हो रहा है। शनाया का गिला भी बजाया था। आजान ने इसे रोक तो लिया है, लेकिन इसकी भी रूटीन लाइफ है, यूनी है, और यहाँ हम भी नहीं होते। सारा दिन बेचारी कब तक चाची और दीजान से बातें करे। क्यों ना कोई प्लान बनाए। शाज़बा अपने हक़ में बोलती उसे हमेशा से कहीं ज़्यादा अच्छी लगी। गो के अब रिश्ते में मज़ीद इजाफा हो गया था। पहले वो सिर्फ दोस्त और कज़न थी, अब नंद भावज का रिश्ता भी कायम हो चुका था, लेकिन सब पहले की तरह ही एक दूसरे के नाम ले रही थी। भाई अगर नई नवेली भाभी को हवेली से भगाने की कोई मुहिम है तो मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। यमुना ने हरी झंडी दिखाई। लख थी लानत तुम्हारी सोच पर। शाज़मा उसे लानत मलामत करके सबकी तरफ मतवज्जो हुई। कहीं आउटिंग का प्लान बनाते और बहाना भी सॉलिड है कि हमारी भाभी बेगम हवेली में बोर हो रही हैं और इन्हें गांव की सैर के साथ नहरें और ट्यूबवेल भी दिखाएंगे ताकि इनकी बोरियत कुछ तो कम हो। आइडिया तो ज़बरदस्त है, लेकिन दाजाद से इजाज़त लेगा कौन? जरीश ने भी हाँ में हाँ मिलाई। इजाज़त तो एक ही बंदा ले सकता है। इशाल तुम चल रही हो? निदा ने अचानक सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ से सम्हान अफंदी सेलफोन कान से लगाए उतरता नजर आ रहा था। साथ ही इशाल की भी राय ली। इजाज़त मिल जाए तो शोर। वो उन सबकी बातों से बज़ाहिर लाताल्लुक़ थी, लेकिन सबकी सुन रही थी। इस्तफ़सार पे हाथ उठाकर फिर से डाइजेस्ट में गुम हो गई। सम्हान वो हवेली के बाग की तरफ मुड़ रहा था जब निदा ने आवाज़ लगाई।
जी कहिए, कैसे याद किया? वो निदा से छोटा ही था, लेकिन आप ही बाजी के तकल्लुफ़ से दूर जी जनाब से ही बात करता था। यही हाल शनाया के साथ भी था। अब भी उनकी उसकी पुकार पे मुस्कुराता हुआ उस तक आया था। तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। उम्मीद है मायूस नहीं करोगे? उम्मीद है जान तो नहीं मांगेंगी। इसके अलावा जो हुक्म करेंगी बजा लाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके मुस्कुराते जवाब पर इशाल ने तिरछी नज़र से देखा। जान के लाले पड़े हैं इन्हें, और हमें इस जान की ही कदर नहीं। खुद परस्त इंसान। वो मुँह बना गई, और ये मुँह उसके अंदाज से ज़्यादा बना था। हर घड़ी टूथपेस्ट का इश्तिहार। जिस दिन दांत झड़ गए तब देखूंगी मुस्कुरा मुस्कुरा कर हर एक को, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कैसे कहता है, हीरो बनने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो कुछ ज़्यादा ही जली बैठी थी। आम हालात होते तो शायद इतना नहीं बिगड़ती जितना शनाया की मौजूदगी में उसकी दिल लगी झुलसा गई थी। डाइजेस्ट से तवज्जो हट चुकी थी, लेकिन फिर भी सर दिए बैठी रही। तुम्हारी जान लेकर क्यों किसी को बेजान करने लगे हम? उस बेचारी का क्या कसूर जो ख्वाब देख रही है कि तुम उसके लिए घोड़ी चढ़ के आओगे? निदा के छेड़ने पे वो बेसाख्ता लबों पे हाथ रख गया। ओह सो क्यूट, ही इज़ ब्लशिंग। शनाया के लिए बड़ा दिलचस्प मंजर था। इस रूप में उसे पहली बार देखा था। वो बहुत महजूज हुई। उसके शोर करने पर इशाल ने पहले एक कड़ी नज़र उस पर बाद में सम्मान पर डाली। आप लोग क्यों मुझे एहतसाब अदालत की तरफ धकेलने पे तुली हुई हैं? जिस काम के लिए रोका है वो बताइए। ये ना हो आप लोगों की दिखाई गई राह की आस में मैं खुशफहमी में मारा जाऊं। मुझे बेचारे पे रहम करें। आप सबकी बातों से खुशफहम हो गया तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इतनी सीधी सादी लड़कियां आजकल मिलती कब हैं? उसे दसदीदा नज़रों से देखते वो भी रंग भर गया, बेतुजी भांप गया था। लड़कियां की करने लगी। उफ, इशाल का जी चाहा सामने दीवार पे सर मार ले। किस्सा मुख्तसर ये कि तुम्हारे आने से पहले हम खासा बोर फील कर रहे थे, इसलिए तुम्हें याद किया कि तुम दाजान से इजाज़त दिलवाओ। सब पहाड़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। हंसी रोकते निदा असल बात की तरफ आए। इनकार करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी कायदाना सलाहियत को मद्देनज़र रखकर इस टास्क के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया कि भाई सुनोगे और दाजान से इजाज़त भी दिलवाओगे। वीरे से कहने की तो हिम्मत नहीं। निदा फराक दिली से तारीफ़ कर गई। ऐसा जंगली वैश्य है कि अपनी बहन भी बात करते हुए डरती है, और एक ये सम्मान है। शनाया सोच के रह गई। आप सबका मूड है? वो तायराना निगाह डालकर उस पर चंद साथ के लिए नज़र जमा गया। हाँ, सभी चाहते हैं। शाज़मा ने आंख लगाई। ओके, फिर तैयार हो जाइए आप सब। पहले जाके इजाज़त ले लो, ये ना हो हीरो बनने की ख्वाहिश में सबके उठाना पड़े। मेरे वीर को अंडर एस्टिमेट तो मत करो, जरिश ने एहतजाज किया। थोड़े को बहुत जानो और चलने की तैयारी करो। 20 मिनट हैं, आप सबके पास तैयार हो जाइए। इससे ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। पहला जुमला उससे बोलकर वक्त देते वो पलट गया। लड़कियां गोमगो की कैफियत में बैठी रही। ओवर कॉन्फिडेंट है तुम्हारा वीर, किसी दिन मुंह के बल ही गिरेगा। वो जुलबला के जरिश को सुना गई। गिरे मेरे वीर के दुश्मन, जरिश ने दहल के कहा। बैठे रहिए या तैयारी पकड़े, यमुना शशोपंज में बोली। बैठी रहो आराम से, खुद ही आके नाकामी की दास्तान सुना देगा। इशाल ने पैर पसारे। आप सब तैयार नहीं हो रही? सिर्फ 15 मिनट है आप सबके पास। मैं गाड़ी का फ्यूल चेक करने जा रहा हूँ। वो आया तो सब तैयार होने भागी। इशाल भी हैरान होकर अभी तक उठी तब तक सब निकल चुकी थी। कौन सी पट्टी पढ़ाई दाजान को? वो मशकूक हुई। 14 मिनट सवाल जवाब में वक्त ना गवाओ और ऑफ़र से फ़ायदा उठाओ। ठीक 13 मिनट के बाद हॉर्न दूंगा। लेट होने वाले का इंतज़ार नहीं करूँगा। कलाई में बंदी घड़ी उसके सामने लड़ाई। तुम्हारे तो अच्छे भी इंतज़ार करेंगे मेरा, वो तड़क कर कहती जाने लगी। उसके लब मुस्कुरा दिए। सुनो, ऊंची सैंडल न पहनना, मैं नहीं चाहता मेरे दुश्मन मुंह के बल गिरे। वो लब दबा गया। शट अप, वो भी धीमे से खराक के मुस्कुराने पे मजबूर हो गई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।